हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 शिक्षा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। तो जैसा कि अभी हम लास्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं लेसन नंबर 1 में प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया चिंतन के बारे में। तो ये जो चिंतन वाला जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर से हमने जो है अभी 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम जो है यहाँ चिंतन के तत्व भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे चिंतन के प्रकार। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपका चिंतन के प्रकार पूछे जाते हैं आपको, तो यहाँ से आपको लिखने हैं। तो चिंतन के प्रकार देख लेते हैं। एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में चिंतन को आमतौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला, बोधात्मक या फिर मूर्त चिंतन। अब ये कौन सा चिंतन होता है? यह इस प्रकार का आधार चिंतन का सबसे सरल रूप है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो चिंतन है उसका सरल रूप होता है मूर्त चिंतन, अर्थात किसी के अनुभव के अनुसार अनुभूति की व्याख्या करना। इसे ठोस सोच भी कहा जाता है क्योंकि ये वास्तविक या मूर्त वस्तुओं और घटनाओं की धारणा पर किया जाता है। ये क्या होता है? यानी कि इसमें बताया गया किसी की अनुभूति के, यानी कि किसी के अनुभव के अनुसार जो मैंने बताया आपने उसके बारे में सोचा, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा बोधात्मक यानी कि मूर्त चिंतन। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है इसके अंदर अमूर्त चिंतन प्रत्ययात्मक। अब ये कौन सा है? बोधात्मक चिंतन से विपरीत है, यानी कि ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें वास्तविक वस्तुओं या घटनाओं के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो रियलिटी में जो वस्तुएं होती हैं उनकी घटनाओं के अनुभव की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। ये एक अमूर्त चिंतन है जहाँ पर अवधारणाओं, सामान्यीकृत और वस्तु और भाषाओं का उपयोग होता है। इसे बोधात्मक चिंतन से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह समझने और समस्या सुलझाने के प्रयास की बचत करता है। उसके बाद में आता है आपका चिंतनशील चिंतन। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एग्जैक्टली आपको बस सिर्फ जो है वर्ड टू वर्ड आपको याद करनी होगी, बाकी आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी आपको पॉइंट्स हैं बस आपको वो अपने माइंड में जो है रिमेंबर रखने हैं अपने आप में, जिससे कि आप लिखते समय उनको आप अच्छी तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन कर सको। चिंतनशील चिंतन क्या है? चिंतनशील चिंतन के अंदर कदम बात करें तो ये चिंतन का कुछ उच्च रूप है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है साधारण समस्याओं के बजाय जटिल को हल करना। चिंतनशील चिंतन का मतलब क्या है कि कोई नॉर्मल सी समस्या नहीं, बल्कि कुछ जो है अ, जटिल समस्याएं जो होती हैं उनको हल करना। इसके लिए सभी प्रासंगिक अनुभवों के पुनर्गठन और किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया करने या उस अनुभवों या चिंतन से संबोधित के बजाय बाधाओं को दूर करने के नए तरीकों की खोज के लिए आवश्यकता होती है। तीसरा आता है ये चिंतनशील चिंतन में एक व्यवहारिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि यहाँ मानसिक गतिविधि में यांत्रिक परीक्षण और त्रुटि प्रकार के प्रयास इसके अंदर शामिल नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है कि इस प्रकार में चिंतन प्रक्रिया जो है समस्या को हल करने के लिए तार्किक क्रम में व्यवस्थित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखती है। वहीं अगर हम बात करें सृजनात्मक चिंतन की, तो इसी के अंदर जो आता है आपका सृजनात्मक चिंतन। इस प्रकार का जो चिंतन है वो किसी नई या असामान्य चीज़ को बनाने या बनाने की क्षमता से समृद्ध होता है। यानी कि कोई भी असामान्य चीज़ है उसको हम बना रहे हैं या फिर उसको बनाने की जो क्षमता है, उसी को हम सृजनात्मक चिंतन बोलेंगे। यह चीज़ों, घटनाओं और परिस्थितियों की जो प्रकृति है उसका वर्णन और व्याख्या करने के लिए नए संबंधों और संघों की तलाश करता है। यहाँ व्यक्ति स्वयं ही इस समस्या का सूत्रीकरण करता है, अपने समाधान के लिए सामग्री और औजारों का भी संग्रह करता है। अगर कोई भी समस्या है उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए कोई सामग्री, उसके औजार, ये सब चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो ये सृजनात्मक है। एक वैज्ञानिक कलाकार की सोच इस तरह के विचारों के आदर्श उदाहरण है। सृजनात्मक चिंतन की कुछ उल्लेखनीय प्रकृति और विशेषताएं हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि रचनात्मक सोच इसके सभी आकारों और रूप में पूरी तरह से एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है और इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक व्यवहार और एक महत्वपूर्ण घटक माना जाना चाहिए। हम में से हर एक रचनात्मक सोच के लिए सक्षम है, इसलिए यह एक सार्वभौमिक घटना है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हम किसी भी रचना को मतलब किसी के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद में आपका जो आता है नेक्स्ट, रचनात्मक सोच के परिणाम स्वरूप पुराने तत्वों की जो व्यवस्था है उसका एक नया रूप सहित कुछ नया और उपन्यास का उत्पादन होता है। उसके बाद में अपने सभी आयामों में रचनात्मक सोच में दिनचर्या और अंतिम प्रकार के अभिसारी सोच के बजाय विचलित सोच शामिल है। नया विचार बनाने के लिए मन को इधर उधर भटकने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कोई भी नया विचार आप बनाते हो तो उसको मन पूरी तरीके से इधर उधर भटकेगा, उसके बाद ही वो चीज़ों को समझ पाएगा। रचनात्मक सोच का जो क्षेत्र है और उसका जो परिणाम है काफ़ी व्यापक और विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित मानव उपलब्धियों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने उनके अनुसार रचनात्मक सोच में मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, विचलन सोच, आत्मविश्वास और दृढ़ता जैसे तत्व इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर आलोचनात्मक चिंतन।
यह एक प्रकार का चिंतन है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विश्वासों या पूर्वाग्रहों और मतों से अलग हटकर विश्वासों को दूर करने और उसकी बुनियादी आस्था प्रणाली की कीमत पर भी सत्य की खोज करने में सहायता मिलती है। इस तरह यह एक चुनौतीपूर्ण विचार प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जो एक व्यक्ति को ज्ञान और समझ के नए रास्ते पर ले जाता है। उसके बाद में इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे गैर निर्देशित और साहचर्य चिंतन। तो देखो सारे तो आपको याद नहीं होंगे, बट फिर भी आपको जो है मेन इन सब चीज़ों को समझ लेना है। कई बार हम खुद को एक अनूठी प्रकार के चिंतन में लगे हुए पाते हैं। गैर निर्देशित और बिना लक्ष्य, यानी कि कुछ भी हम जैसे कोई स्वप्न देख रहे हैं, कोई कल्पना कर रहे हैं कि भाई हाँ मेरे पास में एक बाइक है, मेरे पास एक घर है, ठीक है, कोई भ्रम है, तो ये सब चीज़ें किस में आती है? गैर निर्देशित में आती है। अभिसारी चिंतन कौन सा होता है? ये वह चिंतन होता है जिसमें किसी समस्या का एक ही सही उत्तर प्राप्त करना शामिल है, इसलिए ये सोच केंद्रित, तार्किक और विशिष्ट उत्तरों की ओर ले जाती है। यह अभिसारी है। अपसारी कौन सा होता है? ऐसी सोच जिसमें किसी कार्य या समस्या का सामना करने पर कई और असामान्य संभावनाएं पैदा करना शामिल है, इसलिए चिंतन खुले विचारों वाला है और कई दिशाओं में ले जाता है। ये अपसारी होगा और दूसरे वाला जो है ऊपर वाला वो अभिसारी होगा। उसके बाद में आता है कि जो प्रभावी चिंतन है उसको विकसित करने की जो साधन है वो कौन कौन से हैं। चिंतन सीखने की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और समस्याओं को सीखने और हल करने की जो हमारी क्षमता है, सही ढंग से सोचने की हमारी जो क्षमता पर निर्भर करती है, जो हमें समायोजन में मदद करती है और एक सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये चीज़ हमारे को बहुत ज़रूरी है। केवल वही व्यक्ति जो स्पष्ट, रचनात्मक और सावधानी से सोच सकते हैं, समाज के लिए कुछ सार्थक योगदान दे सकते हैं। ज्ञान और अनुभव की अगर हम पर्याप्तता की बात करें, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ज्ञान और अनुभव की पर्याप्तता व्यवस्थित सोच की पृष्ठभूमि मानी जाती है। इसलिए पर्याप्त ज्ञान और अनुभवों वाले बच्चों की मदद करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए, जो कि निम्नलिखित द्वारा दिया जा सकता है। सबसे पहला, आलोचनात्मक सोच में सुधार के लिए बेहतर ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए संवेदना और धारणा की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रशिक्षण देना। एक व्यक्ति को पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान दिए जाने चाहिए और स्वाध्याय, चर्चा और स्वस्थ और उत्तेजक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। पर्याप्त प्रेरणा और लक्ष्य की निश्चितता की अगर हम बात करें, प्रेरणा हमारी ऊर्जा को सोच विचार के लिए प्रेरित करने में सहायक होती है। ये चिंतन की प्रक्रिया में विशुद्ध रुचि और स्वैच्छिक ध्यान पैदा करता है और इस प्रकार हमारी सोच की पर्याप्तता और क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी सहायता करता है। उसके बाद में आता है आपका पर्याप्त स्वतंत्रता और नम्यता। अनावश्यक प्रतिबंध लगाने और विचार प्रक्रिया के क्षेत्र को संकुचित करने, संकुचित का मतलब होता है इकट्ठा करने से एक जगह पर, विचारों को रोकने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि अतीत के अनुभव या अभ्यासगत उपायों से इस समस्या का समाधान करने में कोई सहायता ना मिले, तो हमें संतोषजनक परिणाम पाने के लिए नए सहयोग, संबंध और संभावना के लिए प्रयास करने चाहिए। पर्याप्त स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में कोई भी एफर्ट्स लगाने के बाद में अगर उसका परिणाम जो है बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं निकल रहा है, तो हम नए सहयोग करेंगे, नए संबंध बनाएंगे, नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। उसके बाद में आता है ऊष्मायन। ऊष्मायन क्या है? जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन अपने तनाव के बावजूद उसे हल करने में असफल रहते हैं, सोचने और लगातार सोचने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, तब समस्या को कुछ समय के लिए अलग रखना और थोड़ी देर के लिए विश्राम करना या किसी अन्य गतिविधि में होना बेहतर होता है। ये क्या है? ऊष्मायन होता है। ऊष्मायन का मतलब होता है जब हम कभी कोई कार्य कर रहे हैं पर अगर उस टाइम हमारा माइंड डिस्टर्ब है, तो हम उस कार्य को कितने भी एफर्ट्स लगा के करेंगे पर उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो उस समय बेहतर होता है कि हमें कुछ समय के लिए उस काम से अलग होकर अपने आप को आराम करने की स्थिति में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में आता है बुद्धि और प्रज्ञा। अब बुद्धि को ठीक से सोचने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार पर्याप्त विचार लाने के लिए बुद्धि का उचित विकास आवश्यक है। सोचने की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए बुद्धि, बुद्धिमत्ता और अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करने पर उचित ध्यान देना चाहिए। अवधारणाओं का उचित विकास और भाषा। अवधारणा और भाषा वाहन और विचार के साधन हैं। सही विकास के बिना कोई भी सोच के मार्ग पर प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ सकता। उनका विकास विचारों को प्रेरित करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका तर्क प्रक्रिया की पर्याप्तता। तो इसमें बताया गया विचारों को अपनाने वाले कारणों के आधार पर भी चिंतन प्रभावित होता है। अयोग्य तर्क अक्सर गलत सोच की ओर जाता है। तर्क सही तर्क पर विज्ञान है जो सही ढंग से सोचने में मदद करता है, इसलिए हमें बच्चों में तार्किक तर्क की आदत डालनी चाहिए। तो आई होप आपको ये लेसन के अंदर ये जो है पार्ट नंबर 3 जो है क्लियर हो गया होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।